This conference will now be recorded. ओके। तो सबसे पहली बात, जब हम सी या सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक किया प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं। फटाफट से मुझे चैट में मैसेज करिए, बिकॉज इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, थोड़ा लंबा चला जाएगा, 1.5 घंटे की जगह 2.5 घंटा चला जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन इंटरेक्टिव रखेंगे बिकॉज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ईयर में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बिना कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के आते हैं, है ना, तो उनको सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस या जावा के बारे में बहुत कम पता होता है। अगर ऐसा है तो आप मुझे मैसेज करिए, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आप लोग, वैसे फर्स्ट ईयर में तो मेरे हिसाब से सबने पढ़ी ली होगी सी या सी प्लस प्लस, सी पढ़ी होगी आप लोगों ने। मैसेज करें फटाफट से, सेशन इंटरेक्टिव रखें वरना मजा नहीं आएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन यस जो मैं सर। पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत सी आती है? यस सर। हाँ चलो, सबको अनम्यूट ही कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के। ठीक है, तो ओके सर। थोड़ी बहुत सी आती है सबको, सारे के सारे अनम्यूट यस बोल सकते हैं। Yes, sir. यस No, sir. Yes, sir. बेसिक से यस स्टार्ट। सर। अच्छा, फर्स्ट ईयर में सबको दिक्कत होती है ना एग्जाम में। लेट्स सी सर। पेपर तो हुए नहीं शायद इस बार। पेपर हो गए फर्स्ट Where? सेमेस्टर के? No, sir. नो सर। No, sir. आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, The second semester. हेलो, सबके एग्जाम हो गए, उसमें से कैंडिडेट का एग्जाम हो गया होगा। प्लीज बोले, मैं सुन रहा हूँ सबको। ठीक है, यहाँ नहीं बोलेगा कोई, कमेंट ही करें। तो चलो, हमारे पास ये दो चीजें हैं जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये दो चीजें हैं जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। आपसे मैं जो बोलूंगा सारे के सारे कमेंट में बोलेंगे, ऑडियो ऑन करके कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं किसी का ऑडियो ऑन ना करूं या मैं किसी सबसे बोलूंगा ऑन करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये दो चीजें हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लोगों ने अगर सी पढ़ी है तो आपको बता देता हूँ, सी है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर किसी ने पीछे से आके सी प्लस प्लस पढ़ी है, या उसको हम सीपीपी भी बोलते हैं, तो वो है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेम कॉन्सेप्ट जावा का भी है, सेम कॉन्सेप्ट अगर पाइथन, अगर कंप्यूटर साइंस से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो बाद में आप लोग ये भी पढ़ोगे। तो ये कुछ लैंग्वेज हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप लोगों ने सेमेस्टर पढ़ लिया है थोड़ा बहुत तो आपने सुना होगा टॉप टू डाउन अप्रोच। फटाफट से कमेंट करें मैसेज में अगर टॉप टू डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच के बारे में आपने सुना है तो कमेंट करो, वरना मजा नहीं आएगा पढ़ने में, तभी समझाऊंगा मैं ये है क्या। बॉटम अप सुना है सर, नो सर, ओके। दो ये बच्चों के कमेंट आए हैं, फटाफट से, नो सर, यस सर, नो सर, नो नो नो। और भी कमेंट करो फटाफट, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 61 लोग हैं। नो सर, नो सर, नो सर, ओके, मतलब ज्यादातर को नहीं पता है। तो जिसको भी जिसने यस लिखा था मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, चलो सबको कमेंट करने दो पहले, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं एक एक करके देखूंगा किसने यस लिखा है, मैं उनसे पूछूंगा, ठीक है। ओके, तो कमेंट सबके हो चुके हैं, अब मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नमन कुमार, आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच में क्या डिफरेंस है, आप क्या समझते हो उन दोनों चीजों से? नमन कुमार और Yes, sir. मैं देख पा रहा हूँ ये किसने लिखा है, और हाँ नमन बताओ दोनों में डिफरेंस। Hello. अंकित लोधी इसके बाद आप, हाँ नमन सुन सकते हैं आपको, बताओ आप। अंकित लोधी रेडी रहे इसके बाद। हेलो नमन, यू आर ऑडिबल, यू मे स्पीक। सर आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ जी, हमें आ रही है आवाज, आप बोलो, आपका म्यूजिक बैकग्राउंड ऑन है।
मैं बताता हूँ क्या है। कोई टाइप कर रहा था। हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है। नमन, ये लिखा है हेमेंद्र ने। नमन कुमार बताओ, जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं बोलोगे तो मैं समझाता हूँ आपको दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, टॉप टू डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। अच्छा, किसी ने मैसेज किया, मैसेज देखते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लो यहाँ पे नैनीताल का नाम सबने सुना होगा। आप लोग अगर देहरादून के हो या उत्तराखंड के हो या हल्द्वानी के हो, आप लोगों ने सुना होगा। तो छुट्टी पड़ी आपके कॉलेज में, आपने उसके बाद बोला चलो घूमने चलते हैं। ठीक है, तो प्लान बना घूमने चलते हैं, यानी मुझे इस पे एक प्रोग्राम बनाना है, घूमने चलते हैं। अब इस घूमने चलते हैं को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका टॉप टू डाउन अप्रोच, दूसरा तरीका जो आपको बताया मैंने क्या है, बॉटम अप अप्रोच। अगर किसी को कहीं पे भी दिक्कत आया तो बताना, मैं दोबारा समझाऊंगा। और अगर एग्जाम्पल अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट भी करना है। ठीक है, तो पहला अप्रोच है टॉप टू डाउन अप्रोच, दूसरी अप्रोच है बॉटम अप्रोच। मैंने जैसे बोला चलो घूमने चलते हैं, तो इस घूमने चलते हैं को हम दो तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक है टॉप टू डाउन अप्रोच जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग फॉलो करती है, दूसरी है बॉटम अप अप्रोच जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करती है। अब डिफरेंस समझते हैं घूमने चलते हैं में। ठीक है, तो आपने बोला चलो घूमने चलते हैं, तो एक यूजर ने प्लान बनाया, आदित्य ने की वेलकम। ओके, एक यूजर ने, चलो आदित्य ने प्लान बनाया नैनीताल चलते हैं। तो आदित्य को पता है उसे कहाँ जाना है, आदित्य ने बोला चलो नैनीताल चलते हैं, पहली अप्रोच। दूसरा यहाँ पे हेमेंद्र ने बोला चलो घूमने चलते हैं। कहाँ चलते हैं, हेमेंद्र को उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हेमेंद्र चलते 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 पहुंच गया नैनीताल। तो आदित्य ने बोला चलो नैनीताल चलते हैं, आदित्य भी पहुंचेगा नैनीताल। हेमेंद्र ने बोला चलो घूमने चलते हैं। कहाँ चलते हैं, वो चलते चलते पहुंच गए नैनीताल। तो दोनों फाइनली कहाँ पहुंचे, नैनीताल। तो दोनों का टारगेट फुलफिल हो चुका है, तो दोनों नैनीताल पहुंच चुके हैं। लेकिन एक ने पहले से प्लान बनाया था नैनीताल चलते हैं, एक ने प्लान बनाया था चलो घूमने चलते हैं, चलते चलते पहुंच गए नैनीताल। तो इन दोनों में डिफरेंस ये नाम में ही है। टॉप टू डाउन यानी आप अपने हॉस्टल से निकले और कहाँ पहुंच गए, नैनीताल पहुंच गए। बॉटम अप यानी आपने पहले प्लान बनाया यानी नैनीताल, बॉटम, और अप यानी हॉस्टल, तो आप कहाँ जाओगे, हॉस्टल से सीधे नैनीताल। टॉप टू डाउन आप हॉस्टल से निकले और जाते 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 कहाँ पहुंच गए, नैनीताल, आपको पता नहीं है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट, सॉरी, लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो आप लोग कैसे समझोगे कि ये असली में हो रहा है। एक यूजर ने प्लान बना के नैनीताल पहुंचा और एक यूजर बिना प्लान बनाए नैनीताल पहुंचा। तो जैसे सी में, इन सी, इतना तो सबको पता ही होगा, क्लासेस नहीं होती हैं। इन सी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, क्लासेस नहीं, क्लास बोलते हैं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। बट हमारे पास इन CPP या फिर C++ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। पहले ही बताओ, एग्जांपल समझ में आया जो मैंने क्या बोला। एक ने प्लान बनाया नैनीताल चलते हैं और वो नैनीताल पहुंच गया, दूसरे ने प्लान बनाया घूमने चलते हैं, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन फाइनली वो कहाँ जाके पहुंचा, नैनीताल। हाँ जी, तो ये एग्जांपल है जो एकदम परफेक्टली डिफाइन करता है टॉप टू डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच को। तो मेरे हिसाब से आप सबको बॉटम अप और टॉप टू डाउन, अगर आपका वाइवा में क्वेश्चन आएगा, आप लोगों का प्रैक्टिकल भी होगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे टॉप डाउन, तो उसमें आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं भी 5-6 साल से ये एग्जांपल देते हुए आ रहा हूँ सबको। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन एक C++ का प्रोग्राम खोलूंगा, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो अभी आपकी क्लास समझ में नहीं आएगी, है ना। तो उसके लिए एक ऑनलाइन एग्जांपल लेते हैं, क्लास एग्जांपल ऑफ CPP। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं और आप समझ जाओगे। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो बाद में और आप किसी तरीके से किसी से कांटेक्ट ना कर पाए तो आप गीक्स फॉर गीक्स देख सकते हैं, बहुत अच्छे से चीजें समझाते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझाते हैं अच्छे से। तो जैसे ये है कोई क्लास है, चलो थोड़ा और अच्छा, ये है कोई क्लास का एग्जांपल। तो देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने पहले एक क्लास के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, क्लास में इन्होंने क्या किए हैं, सारे के सारे चीजें यहाँ पे पहले से डिफाइन कर दी हैं, और अगर मुझे इसको बाद में एक्सेस करना है तो मैं इजिली ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाऊंगा, है ना, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाऊंगा।
लेकिन अब आप लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में भी सुना होगा, चलो स्ट्रक्चर का एग्जांपल भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर एग्जांपल इन सी, स्ट्रक्चर सी में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है। गिग्स फॉर गिग्स आया कहीं? ये आ गया स्ट्रक्चर इन सी। आदित्य नेगी जी आए और चले गए। तो इसका एग्जांपल देखो, स्ट्रक्चर में सारे वेरिएबल्स हैं, है ना, और मेरी क्लास के अंदर भी वेरिएबल्स हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर और क्लास में डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, यानी सी में यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में भी यूज करते हैं, लेकिन आप सी में क्लासेस यूज नहीं कर सकते। तो आप ये मान के चलो, स्ट्रक्चर हम प्रोसीजरल में यूज करते हैं और क्लासेस हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो, क्लासेस में भी हमने क्या डील कराएंगे, हम इन फंक्शंस के थ्रू डील कराएंगे, ठीक है। तो यानी हमारे पास जब मेरा प्लान बना, हम नैनीताल जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या बनाया, वॉइड विजिट टू नैनीताल, क्योंकि मुझे पता है मुझे नैनीताल जाना है। लेकिन अगर आप प्लान बनाओगे चलो घूमने चलते हैं, तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, सिर्फ गाड़ी का नाम दिखोगे, आप कोई फंक्शन नहीं बनाओगे जिसके थ्रू आप नैनीताल जा पाओगे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब अगर इस एग्जाम्पल में किसी को भी दिक्कत है तो बताओ, फिर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, और इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करो, एक भी कमेंट नहीं आया अभी तक। नो डाउट, ओके, ठीक है। तो हम पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने टर्बो सी यूज किया होगा, है ना, टर्बो सी या फिर टर्बो सी प्लस प्लस, आप लोगों ने। फिर से बताओ त्रिलोकना जी, ठीक है, पहले बोलते, मैंने काट दिया हो, चलो कोई बात नहीं। हिस्ट्री में जाते हैं, रिसेंटली क्लोज में स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, सॉरी नॉट डाउनलोड्स बट हिस्ट्री में दोबारा जाके ये क्या खुला, क्लासेस, ध्यान से देखना। डेव सी प्लस प्लस, हाँ जी डेव सी प्लस प्लस भी आप यूज कर सकते हो। देखो स्ट्रक्चर में मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर में मेरे पास खाली डेटा वेरिएबल्स हैं, है ना। यहाँ पे आपको कोई फंक्शन दिख रहा है किसी को भी, पैरेंथेसिस कहीं नहीं लगे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या वेरिएबल्स हैं। तो ध्यान से देखोगे तो ये रहा मेरा एक वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ साथ क्या है, देखो डेटा मेंबर्स लिखा है ना, डेटा मेंबर्स यानी डेटा वेरिएबल, और साथ साथ क्या लिखा है, मेंबर फंक्शंस। तो क्लासेस में मेरे पास फंक्शंस होते हैं जो मेरे डेटा वेरिएबल्स को एक्सेस करवाते हैं, यानी हम इन फंक्शंस के थ्रू इन वेरिएबल्स को फंक्शंस के थ्रू चलाएंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर्स में हम ये फंक्शंस पहले नहीं बनाते हैं, हम जब क्लास डिफाइन करते हैं, आपके पास क्वेश्चंस आए होंगे, उसमें आपको बोला होगा ये आपको क्लास दे दी गई है, अब आप ये सब चीजें करो। जब हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमसे बोला जाता है ये आपकी क्लास है, अब आप इस क्लास के थ्रू ये काम करो। हमें कभी भी स्ट्रक्चर का ऐसे एग्जाम्पल नहीं आता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है। क्लास, जैसे मैंने बताया, हमें नैनीताल जाना है, तो ये आपकी क्लास दे दी गई है, इस फंक्शन के थ्रू आप कहाँ जाओगे, नैनीताल घूमने जाओगे, ये फिक्स है। लेकिन स्ट्रक्चर में यहाँ पे मेरे को क्या क्या दे दिया गया है, खाली डेटा वेरिएबल्स दिए हैं जो काम करेंगे। अब कैसे कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये हम खुद डिफाइन कर सकते हैं रास्ते में चलते चलते। तो सिंपल सा, हमें जब चीजें पता होती है तो हम उसे किस में डालते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डालते हैं। जैसे आप कोई प्रोग्राम बनाओगे, मान लो ओलंपिक्स हुए, अब आपको बोला गया है कि आपको ओलंपिक्स डेटा मैनेजमेंट का प्रोग्राम बनाना है। आपको पता होगा ओलंपिक्स में क्या क्या गेम पहले ऑब्जेक्ट बना पाते हैं, यानी ये सारी चीज रियल वर्ल्ड में हो रही हैं और उसके थ्रू हम अपनी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि ओलंपिक्स में क्या क्या स्पोर्ट्स होंगे, तो आप कैसे उसका प्रोग्राम बनाओगे। जब तक आपको ओलंपिक्स के बारे में पता होगा उसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे,
तो ही आप, चलो ओलंपिक छोड़ दो, क्रिकेट होगा आपका, क्रिकेट का एक पहले से फिक्सर बन जाता है ना कि इसका मैच इसके साथ होगा, इसका मैच इसके साथ होगा। तो ये सब क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है। तो इसको हम किस में यूज करेंगे, उप्स में, नॉट इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब कोई डाउट किसी को? सिंपल सी चीज है, जो चीजें आपको पता होंगी तभी आप उसे अच्छे से कोड कर पाओगे। इसीलिए हम सी के बाद सी प्लस प्लस में आए, जावा में आए, पाइथन में आए, है ना सर। टर्बो सी में प्रोग्राम में हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच यूज करते हैं। हाँ जी, कोनियो डॉट एच यूज करने का दूसरा होता है कुछ, बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। और कोई डाउट किसी को? अच्छा, का क्या देखो, कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, अभी के लिए इतना रखो, कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। अभी जैसे जैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे हम सब समझ जाएंगे। अच्छा, टर्बो सी हमने, जैसे मैंने आपको बताया, आप लोगों ने टर्बो सी यूज किया होगा, टर्बो सी प्लस प्लस यूज किया होगा, लेकिन अब हम क्या करते हैं, ये सब क्या होते हैं, डॉस में काम करते हैं। अगर मैं अभी टर्बो सी यूज कर रहा था तो मैं आपके साथ लाइव सेशन नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें डॉस मोड आ जाता, तो मेरी विंडो रिकॉर्ड नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आजकल जो चलता है, कमांड लाइन प्रोग्रामर चलता है। तो उसके एग्जांपल्स कुछ डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं, जैसे मैं इसको लोड करता हूँ दोबारा से, आपको दिख जाएगा इसने क्या लोड किया है, ध्यान से देखो। हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो देखो यहाँ पे कहीं डॉट एच लगा है, नहीं लगा है। तो आपको जब जब टर्बोस यूज करोगे तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, डॉट एच। टर्बोस यूज नहीं कर रहे हो, यानी हम कमांड लाइन इंटरप्रेटर या कंपाइलर यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एच नहीं लगाओगे। ठीक है, तो हमारे पूरे सेशन में हम कहीं पे भी एच नहीं लगाएंगे, लेकिन जब आप टर्बो सी में काम करोगे तो आप एच लगाओगे। अब कोई डाउट किसी को? इतने में कोई डाउट नहीं है ना? देखो, जैसे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच होता है, लेकिन हमने यहाँ पे एच नहीं लगाया है, क्योंकि हम, नो, ग्रेट, सॉरी, क्योंकि हम टर्बो मोड में यानी डॉस मोड में काम नहीं कर रहे हैं। जब हमारा सी बना था या सी प्लस प्लस बना था, तो इतनी एडवांस नहीं नहीं हुआ था उस समय, तो हम डॉस मोड में ज़्यादा काम करते थे, या ओके ग्रेट, नो डाउट। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। अच्छा, इंट में, है ना, और साथ में सर टर्बो सी में यूज होता है, हाँ जी, डॉट एच टर्बो सी में यूज होता है। वो आपको बुक्स में मिल जाएगा। बस सिंपल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप क्या नहीं लगाओगे, डॉट एच नहीं लगाओगे। ठीक है, कोड ब्लॉक्स आप यूज करना, ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, ज़्यादा अच्छे से काम करता है। कोड ब्लॉक्स मैं सजेस्ट करूंगा सबको यूज करने के लिए, लेकिन आपके लैब में भी सबके पास टर्बो सी होगा। तो बस डिफरेंस ये है, हम यहाँ पे आईओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम डॉट एच का डिफरेंस है। ठीक है, तो वापस आते हैं आप लोग। चलो, मैं शुरू से प्रोग्राम लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैश। हैश होता है हमारा प्री प्रोसेसर, इसके बारे में सबको पता ही होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो बता दें। ठीक है, तो हैश इंक्लूड, इंक्लूड यानी ये हमारी हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगते हैं, सबको पता ही होगा। इसके अंदर क्या लिखेंगे, आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है कोई स्ट्रीम प्रोवाइड कराना मेरे इनपुट आउटपुट के लिए। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स इनको बोलते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इसका मतलब होता है। एंटर मारेंगे। अच्छा देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, डॉस मोड में काम नहीं कर रहे हैं, हम कमांड लाइन में काम कर रहे हैं। तो हमें सारी की सारी हेडर फाइल्स जो होती हैं, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, उसको अपने प्रोग्राम में यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए एक कमांड लिखनी होती है, अगर आप टर्बो सी में काम नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, बिकॉज टर्बो सी को हम क्या बोलते हैं, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसके पास सारी चीजें पहले से होती हैं। तो हमें इस कमांड लाइन इंटरप्रेटर कंपाइलर में सारी की सारी स्टैंडर्ड फाइल्स लाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक चीज लिखनी होती है, यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी और सेमीकोलन। सी सी प्लस प्लस में एक चीज होती है, जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट टर्मिनेट करना होता है तो आपको क्या लगाना होता है, ये सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको सी सी प्लस प्लस में या जावा में ये सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यानी हम क्या कर रहे हैं, अपने फाइल में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब जो भी हम इन हेडर फाइल्स के थ्रू चीजें करवाएंगे, जैसे सी आउट होता है, सी इन होता है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। इतनी चीज आपको हर प्रोग्राम में लिखनी है। ठीक है, अब जो भी चेंज होगा इसके बाद चेंज होगा, तो ये दो चीज हर प्रोग्राम में आपके पास आएगी। ठीक है, इन दो से आप बचोगे नहीं, अनलेस यू आर यूजिंग टर्बो सी। टर्बो सी में ये नहीं लगाओगे
और यहाँ पे क्या लगाओगे .h। तो ये है टर्बो सी और ये है आपका कोड ब्लॉक्स या फिर मॉडर्न कंपाइलर्स भी आप बोल सकते हो, मॉडर्न आईडीज भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं यूज इंट मेन। मेन हमारा मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर सब कुछ होता है, ये सबको पता होगा। एंटर मारा, एक टैब देंगे और लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। प्रोग्राम का कंट्रोल, कर्ली ब्रैकेट्स यानी कोई भी फंक्शन आपको कहाँ तक चलाना है, कोई भी लूप आपको कहाँ तक चलाना है, या कोई भी चीज आपको कहाँ तक चलानी है, उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे ऐसे, यानी इस मेन का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो किसी भी चीज का स्कोप डिफाइन कराना है तो आपको क्या यूज करना है, साथ साथ कर्ली ब्रैकेट्स। तो ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सी आउट। अच्छा, सी आउट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने पूछा था ना कोनियो मतलब क्या होता है, आप इसमें कोनियो भी यूज नहीं करोगे। ठीक है, सी आउट यूज करने के लिए कोनियो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, गेट सी एच यूज करने के लिए कोनियो होना जरूरी है। तो सी आउट यानी कंसोल आउट, सीन मतलब कंसोल इनपुट, हमारे कंसोल के पास आउटपुट देना या कंसोल से इनपुट लेना, तो इसको ये बोलते हैं। ठीक है, और क्या लगाते हैं सी आउट के साथ साथ दो एरोस। ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी इसके अंदर लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं इसमें लिखूंगा हेलो स्टूडेंट्स, मैं लिखा हेलो स्टूडेंट्स और क्या लगा दिया, सेमीकोलन। बोला था ना हर चीज को टर्मिनेट करने के लिए, हर लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगाएंगे। तो इतना मेरा किसके अंदर आ गया, इंट मेन के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद मैंने डाला रिटर्न, रिटर्न लिखा रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्यों, बिकॉज मैं फंक्शन में क्या रिटर्न टाइप कर रहा हूँ, इंट। सर इफ एल्स स्टेटमेंट में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं तो भी क्या रन होता है, हाँ जी नमन, इफ एल्स। अच्छा चलो, इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे, किस केस में नहीं लगाओगे, जब आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, सिंगल लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे दो लाइन आएगी आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, डाउट सेशन थोड़ी देर में रखते हैं, पहले इतना समझ लो। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे रिटर्न जीरो क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मैंने वॉइड मेन की जगह क्या यूज किया, इंट मेन। ये कॉन्सेप्ट हम तब समझेंगे जब हम फंक्शन पढ़ना शुरू कर देंगे कि कहाँ पे रिटर्न आएगा कहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा। तो अभी के लिए मान लो मैं यहाँ लगाऊंगा इंट मेन और हर प्रोग्राम के एंड में यानी इस ब्रैकेट के बाद लगाऊंगा रिटर्न जीरो। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है, कौन बोल रहा है, अनुभव अग्रवाल कुछ बोल रहा है बताओ, वरना म्यूट करने वाला हूँ। ओके, नहीं बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आप प्रोग्रामिंग के फंक्शन, जो मेन फंक्शन होगा, कैसे स्टार्ट करोगे, इंट मेन से, और कैसे खत्म करोगे, रिटर्न जीरो से। जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब समझाऊंगा ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम मैंने लिख दिया है। अब इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ बिकॉज आपको दिख नहीं पाएगा, और ये रन। ठीक है, कंपाइलिंग रनिंग, देखो सिंपल में क्या प्रिंट हो गया, हेलो, क्योंकि मैंने क्या यूज किया था, सी आउट। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक प्रोग्राम में अगर आपको ये आ गया तो उसके बाद आप पूरी प्रोग्रामिंग बहुत इजीली कर पाते हो। बस उसके बाद आपको सिर्फ लॉजिक यूज करना होता है, आप पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग बहुत इजीली कर पाते हो। was not declared in this scope, है ना, तो उसने क्या एरर दिया कि आपका सी आउट जो डिक्लेयर्ड है वो गलत डिक्लेयर्ड है, क्योंकि देखो यूजर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो हम यहाँ क्या, इस एरर से बचने के लिए आप क्या लगाओगे, एस टी डी और डबल कॉलन। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप यूजिंग नेम स्पेस यूज कर लो। ठीक है, देखो इसको भी मैं ऐसे लगाऊंगा तो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो नेम स्पेस यूज करेंगे एस लगा के, या फिर जहां जहां पे आप हेडर फाइल की चीज यूज, जैसे सी आउट किसकी चीज है, आई आउट यूज करना है तो आप ये एस लगाओगे। स्पेस वाली कमांड जो मैंने लिखी थी यूजिंग नेम स्पेस, को रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए सब प्रिंट होगी। तो आई डोंट थिंक किसी को कोई एरर होनी चाहिए। तो हम हर बार क्या यूज, हम हर बार तो ऐसे एस लगाएंगे नहीं डबल कॉलन के साथ, तो हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस। कोई डाउट किसी को सिंपल से प्रोग्राम में, उसके बाद
डेटा टाइप्स और फिर इफ एल्स यूज स्टार्ट करते हैं। जल्दी से फटाफट बताओ, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ सबको। नो डाउट सर, ओके ग्रेट। अच्छा, सी प्लस प्लस पढ़ने का फायदा मैं आपको बता देता हूँ। सर इस प्रोग्राम में इंट का यूज बता दो। इंट का यूज अब मैं डेटा टाइप्स बताऊंगा तो बताता हूँ आपको, ठीक है? नहीं, इंट का यूज इस इंट का बोल रहे होंगे आप, ये मैंने बोला ना, अभी आप इंट लगाओ और रिटर्न 0 करो। जब हम फंक्शंस पढ़ लेंगे तो आपको इंट और वॉइड, हाँ जी, इंट और वॉइड, हाँ जी, आप फ्लोट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप फ्लोट यूज कर सकते हो। जब फंक्शंस आएंगे तब बताऊंगा मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी आप ऐसे यूज कर लो, ठीक है? आप कोई डाउट किसी को तो बताएं। सर कैन वी यूज, हाँ जी, आप वर्ड यूज कर सकते हो। जो आप मेरे से क्वेरीज पूछ रहे हो, आप अपना ब्राउजर खोलो, ये cpp.sh मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, वीडियो में ट्यूटोरियल्स पॉइंट का कंपेयर दिया था, आप वो भी खोल सकते हो। इसको खोलो और इनकी जगह वर्ड लिखो। और कोई डाउट किसी को? अच्छा, इसमें कमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, ठीक है? करना है तो ये स्टार लिखते रहो, जहां तक लिखोगे वहां तक। ये मल्टीपल कमेंट बंद करने के लिए स्टार लगा के इसे वापस कर देंगे, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं सी प्लस प्लस में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स देखते हैं। तो फिर से स्क्रीन को बड़ी करता हूँ, ठीक है? पहला वेरिएबल होता है हमारे पास इंट, दूसरा वेरिएबल हमारे पास होता है डबल, हमारे पास होता है कैर, हमारे पास होता है स्ट्रिंग, हमारे पास होता है बूलियन। इससे भी ज़्यादा हमारे पास होते हैं, कुछ होता है लॉन्ग, हमारे पास लॉन्ग वेरिएबल्स भी आते हैं, और शॉर्ट भी होता है हमारे पास। तो जरा सबसे फटाफट से लोग बताओ, इंट कितना साइज ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, जिसको पता हो? 2 मैसेज में टाइप करना, हाँ बोलो नहीं, मैसेज करो। बिल्कुल 2 करता है। डबल कितना करता है? डबल कितना करता है? 4। अच्छा, लॉन्ग कितना करता है फिर? लॉन्ग कितना ऑक्यूपाई करता है? सर इंट कहीं कहीं 4 भी तो करता है। नहीं, इंट हमेशा 2 ही करता है। 4 कहाँ पे करता है वो बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, कैसे करता है। ये 8 किसका है? अच्छा, लॉन्ग का ये 8 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मैं सारे लिख देता हूँ इंटीजर। ध्यान से सुनना सब, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोलूंगा, जैसे जैसे बोलूंगा सब सुनते रहना, ठीक है? इंटीजर लेता है हमारे यहाँ 2 बाइट का स्पेस, ठीक है? 2 बाइट्स का स्पेस लेता है, और उसकी रेंज होती है -32768 से 32767। कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है क्या सर? नहीं, कंपाइलर पे डिपेंड नहीं करता है, जितनी उसको लेना होता है उतना वो लेके छूटता है। शॉर्ट इंट लेता है 2, शॉर्ट वाला इंट, जो शॉर्ट हम बोलते हैं वो लेता है 2। अनसाइंड शॉर्ट इंट, अब मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट और कहीं पे देखा होगा अनसाइंड शॉर्ट। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे हम सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ेंगे क्या? नहीं, हम फंक्शन भी पढ़ेंगे, कवर करेंगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे, क्लास बनाना भी सिखाऊंगा, एरेज भी पढ़ेंगे, कंडीशन स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, स्विच भी पढ़ेंगे, सारा सब पढ़ेंगे। चाहे क्लास कितनी भी लंबी चले, चाहे 4 घंटे चले, चाहे 8 घंटे चले, ठीक है? लेकिन 2 दिन में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये मत सोचना कि हम ज्यादा बेसिक जा रहे हैं तो स्किप करेंगे चीजें, पढ़ेंगे पूरी चीज, ठीक है? ठीक है, आपने देखा होगा अनसाइंड, और आपने कहीं कहीं पे देखा होगा सिर्फ इंट लिखा हुआ, या फिर कहीं कहीं पे साइंड भी देखा होगा आप लोगों ने। तो अनसाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे साइंड मतलब पॉइंटर्स, ठीक है? पॉइंटर्स भी पढ़ा देंगे, रिकर्शन फंक्शन, हाँ फंक्शन में सब कुछ पढ़ेंगे। और कोई पॉजिटिव? हाँ जी, अनसाइंड शॉर्ट यानी कि आप चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, वो आपको रिटर्न क्या करेगा? हमेशा पॉजिटिव रिटर्न करेगा।
साइन का मतलब क्या है, आपको माइनस प्लस दोनों दिखेगा। सेम अप्लाइज टू इंट ऑल्सो। तो आपको जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चीजें चाहिए होंगी, आप वहाँ पे क्या यूज कर लोगे, अनसाइंड यूज कर लोगे। ठीक है, तो अनसाइंड इंटीजर चार चार बाइट्स लेता है, सॉरी हाँ बाइट्स लेता है, साइज को बाइट्स में अगर हम बोले तो। शॉर्ट इंट 2 लेता है, जो नॉर्मल इंट होता है आपका। इंट 4 लेता है, अनसाइंड इंट 4 लेता है, लॉन्ग इंट भी 4 लेता है। ठीक है, लॉन्ग इंट भी 4 लेता है। और क्या बचा हमारे पास, बताओ बताओ, मैसेज करो। इंट में कुछ बचा है हमारे पास, फ्लोट 4 लेता है। ठीक है, अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो आप कैसे करोगे, हमारे पास एक वेरिएबल आता है, जैसे अगर मैं करूं, चलो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये प्रोग्राम है सी आउट। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। इंट कैसे डिफाइंड होता है, इंट इंट कैसे डिफाइंड होता है, इंट से डिफाइंड हो जाता है। इंट ए ले लिया मैंने, और ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं सी आउट में लिखता हूँ साइज ऑफ, और यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे, इसके बाद आ जाओ, इसके आगे आएंगे, ये लगाया, ये फंक्शन है साइज ऑफ, और इसके अंदर क्या डालूंगा मैं, डायरेक्ट इंट कैर कुछ भी डाल दो, ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो उसको रन कराते हैं। देखो साइज ऑफ इंट कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, अगर मैं साइज ऑफ इंट की जगह शॉर्ट इंट लिखूं, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं सॉरी, तो कितना आ गया इंट का, 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डबल, तो डबल का देख लेते हैं, डबल का कितना आया, 8। कोई डाउट किसी को, अगर कैर का देखना है तो आप यहाँ कैर देख सकते हो। कैरेक्टर, कैरेक्टर कितना लेता है बताओ, 1 लेता है मेरे हिसाब से। ठीक है, ग्रेट। तो ये तो था हमारा डेटा वेरिएबल्स कितना कितना स्पेस लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अपने डेटा वेरिएबल्स के बारे में। अच्छा, कितने टाइप के डेटा वेरिएबल्स होते हैं, ये तो पढ़ लिया होगा सबने। कुछ इम्प्रिमिटिव कुछ ऐसा सुना होगा अगर किसी ने। 3 किसने लिखा है, 2। अच्छा, 3 टाइप के, अच्छा मुझे लगा साइज ले रहा है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। देखो एक टाइप के तो होते हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ऑब्जेक्ट जो हमने अभी पढ़े, ये इसको हम बोलते हैं एक टाइप अलग। ज्यादा थियोरेटिकल चीजें याद मत रखना, प्रैक्टिकल जितना हो उतना याद रखना। तो ये तो हो गया, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, एक टाइप के हो गए। प्राइमरी एंड डिराइव्ड कह सकते हो आप। तो और दूसरे टाइप के जो जो होते हैं हमारे पास, वो होती हैं जैसे क्लासेस हो गई। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं क्लासेस, स्ट्रक्चर्स, इन सबको हम यूनियंस भी होते हैं कुछ। ठीक है, सेट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, अलग टाइप के वेरिएबल। तो हमारे पास दो दो टाइप के सी प्लस प्लस वेरिएबल्स होते हैं। एक टाइप तो हमने अभी देख लिया, दूसरे टाइप आपको पता है। तो अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, ये सब ज़्यादा इन सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, या फिर यूजर इनपुट पढ़ लेते हैं पहले हम सर उप्स भी पढ़ा देना, हाँ जी उप्स भी पढ़ा देंगे। उप्स का एक टॉपिक कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया आपको, टॉप टू डाउन और बॉटम अप में क्या अंतर होता है। अब बचा क्या क्या हमारे पास, पॉलीमॉर्फिज्म बचा, इनकैप्सुलेशन बचा, और क्या क्या है, और बताओ क्या क्या होता है। सर सॉर्टिंग्स। हेलो, सर सॉर्टिंग्स। क्या कह रहे हो, सॉर्टिंग्स। हेलो, आपके बात कट रही, मैसेज कर दो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा सॉर्टिंग भी, हाँ सॉर्ट, एक सॉर्ट पढ़ा दूंगा, बाइनरी सॉर्ट। आपने कितने कितने टाइप के सॉर्ट पढ़े हैं, कौन कौन सी सॉर्टिंग पढ़ी है। एरे ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको सॉर्टिंग पढ़वाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एरे में ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, आइटरेशन कैसे करते हैं, सब कुछ कैसे करते हैं वो देख लेंगे।
तो चलो पहले यूजर इनपुट की बात करते हैं, अगर इतनी सारी चीजें पढ़नी है तो। इंट ए, तो मैंने क्या डिफाइन कर दिया, एक वेरिएबल इंट ए वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और कैसा है, इंटीजर है। दूसरा मैं करता हूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग यूज करना है तो मुझे क्या इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हो, कोड ब्लॉक्स ये यूज कर रहे हो, ये जो भी चल रहा है सब कोड ब्लॉक्स मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग बी। तो चलो यहाँ से मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, सी आउट एंटर एनी इंटीजर, इंटीजर तब तक आप लोग जरा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एंटर एनी इंटीजर। और इनपुट देने का आपको मैंने तरीका बताया, कंसोल इनपुट यानी सी इन। सी इन क्या लेंगे, सी इन में इंटीजर ए है तो ये लेंगे, और फिर मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, नॉट कैपिटल। अच्छा, ये है आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप कहीं पे भी कैपिटल या स्मॉल नहीं कर सकते हो, जो होता है वैसे करोगे। तो सी आउट ए। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ सॉरी, एरर आ गया। अच्छा, सी इन के आगे मैंने ये नहीं लगाया, ठीक है, तो आपको हर जगह सेमीकोलंस लगाने पड़ेंगे। कंपाइलेशन हो रहा है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा है। इंटरनेट नहीं चल रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। google.com चल रहा है, ये बहुत टाइम लगा रहा है। स्टिल कंपाइलिंग। आई डोंट नो, कंपाइल में बहुत टाइम लगा रहा है ये। सीन हटा के देखो क्या इक्वल टू 5। तो रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो कंपाइल चेंज करते हैं, वो बहुत टाइम लगा रहा है। सर हाउ मच दिस मीटिंग बी लॉन्ग कर, जब तक आज का एजेंडा खत्म नहीं होता तब तक हम करेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एंटर एन इंटीजर, कंपाइलर बढ़िया नहीं है।
ओके, ये चल गया। एंटर इंटीजर, मैं डाला 5, एंटर, और आउटपुट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। लीव करते दो उसको, ये चल गया। ठीक है, सीन हमने किया, इनपुट एंड इंटीजर। सीन हमने यूज किया काय के लिए? इनपुट लेने के लिए। अच्छा, कोई मेरे से पूछा था कोनियो का मतलब, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब ध्यान दो, आईओ स्ट्रीम, जैसे मैंने बताया, आईओ स्ट्रीम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। आईओ स्ट्रीम यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को अपने प्रोग्राम में हैंडलिंग करनी है, तो आप यूज जीडीबी। नहीं, ये कंपाइलर बढ़िया है बाकी, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स कम है तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता है। मे बी इंटरनेट का इशू हो। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यानी आप सी आउट या फिर सी इन आपको यूज करना है तो आप यूज करोगे। कोई मेरे से पूछा था कोनियो डॉट एच यूज करने के लिए, तो कोनियो डॉट एच मैं बताता हूँ आपको। CLR SCR आपने अगर यूज किया होगा, क्योंकि हर बार आपको प्रोग्राम यूज करना होता है दोबारा से, तो आपको एक क्लियर स्क्रीन चाहिए होती है। अगर आप CLR SCR यूज नहीं करोगे तो आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं होगी, आपका लास्ट के बाद ही वो नया प्रोग्राम चलेगा। तो आप कोनियो डॉट एच यूज करते हो कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, तो आप उसके लिए क्लियर स्क्रीन, या फिर आपने गेट सी एच यूज किया होगा। गेट सी एच क्या होता है? गेट सी एच मतलब गेट कैरेक्टर, और एक होता है गेट सी एच ई, उसको हम बोलते हैं गेट कैरेक्टर इको। यानी जैसे ही आप कीबोर्ड प्रेस करते हो, रिजल्ट विल रिमेन ऑन द स्क्रीन इफ, हाँ जी, अगर आप क्लियर स्क्रीन यूज नहीं कर रहे हो तो पुराने रिजल्ट आपके गायब नहीं होंगे, उसके आगे आपके नए रिजल्ट चलेंगे। और गेट सी एच यानी गेट कैरेक्टर, जब आप कैरेक्टर डालोगे, एंटर मारोगे, तो वो कैरेक्टर फ्रीज हो जाएगा, आपकी स्क्रीन एग्जिट नहीं होगी। और गेट सी एच ई होता है गेट कैरेक्टर इको, यानी आपने कोई भी कैरेक्टर एंटर किया, उसके बाद आपको एंटर मारने की जरूरत नहीं है, एंटर वाला बटन हिट करने की जरूरत नहीं है, वो काम हो जाता है। तो हमारे पास, हम टर्बो यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें कोनियो का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो पेस्ट करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जो हमारे पास इफ होता है गेट सी एच इट होल्ड द स्क्रीन अंटिल वी टाइप्ड ऑन द कीबोर्ड। हाँ जी, हर्ष एकदम सही बोल रहे हो आप। गेट सी एच मतलब गेट कैरेक्टर, सिंपल काम होता है आपके आउटपुट को फ्रीज करने का एक तरीके से। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इफ एल्स देखते हैं। तो इफ, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, इंट a इज इक्वल टू 5, एंटर, इंट b इज इक्वल टू 10। अब अगर मैं लगाता हूँ इफ, अच्छा, इफ को यूज करने का तरीका देखो, इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो इफ में क्या होगा, कंडीशनलिटी उसकी एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं डालता हूँ इफ a इज लेस देन b, एंटर मारा, ये लगाया, टैब टैब प्रेस किया, और ये लगाया ब्रैकेट्स, मैं क्या डालता हूँ, सी आउट, यहाँ क्या लिखूंगा, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, सेमीकोलन। अच्छा, ये इसका क्या करूंगा, इसको बंद करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ब्रैकेट लगा के, फिर बताऊंगा ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता है। और चलो इतना ही करते हैं पहले। ठीक है, इसको रन कराते हैं। इसको रन कराया, रनिंग, एज ग्रेटर देन बी, क्यों? अगर, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, बी की कितनी है, 10 है। तो आपको पता है 5 इज लेस देन 10। सर एक बार ये बता दो कि सेमीकोलन होते कहाँ? अच्छा, सेमीकोलन हर लाइन के एंड पे आपको लगाना है, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर होता है वो व्हाइट स्पेस को काउंट नहीं करता है। जैसे ये एम्प्टी स्पेस है ना, उसको काउंट नहीं करता है, तो हमें उसको सेमीकोलन लगा के बताना होता है कि हाँ, इस स्टेटमेंट का काम हो चुका है। तो आपको हर जगह स्टेट लगाना है, लेकिन ध्यान दो, जैसे इफ हो गया है ना, ये हो गया, जब आप कोई चीज लिटरल्स को डिफाइन कर रहे हो उसके बाद आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। जैसे इंट में आपने लिखा, आपने कुछ सेमीकोलन यूज नहीं किया, ये यूज किया आपने, कहीं सेमीकोलन यूज नहीं किया। इफ यूज करोगे आप सेमीकोलन यूज नहीं करोगे। वाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट आप यूज नहीं करोगे। अगर देखो, अब इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, वही मैं आपको बताने जा रहा था कि अगर ये देखो, मैंने ये नहीं लगाया, अब मैं इसको रन कराता हूँ, स्टिल हमारा प्रोग्राम काउंट हो रहा है। लेकिन अगर ये देखो, अगर मैं दूसरा भी यूज करता हूँ, सी आउट, हेलो, इसको रन कराते हैं, कोई एरर आई? अच्छा, हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, तो रन कराते हैं। देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आया, ए इज ग्रेटर देन बी और हेलो भी टाइप हुआ है ना, ए इज ग्रेटर देन बी और हेलो भी टाइप हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 50 कर दूं,
अब रन कराऊं तो आप स्टेटमेंट चलेगा नहीं चलेगा, तो अब आपके पास आउटपुट क्या आएगा, हेलो। तो यानी ये वाला सी आउट मेरे इफ के अंदर नहीं आया है। तो इफ में अगर कर्ली ब्रैकेट्स या फिर ब्रेसेस भी बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस नहीं बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स या फिर ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स या फिर ब्रेसेस, एक ही, आप कोई भी एक वर्ड यूज करना। तो कर्ली ब्रैकेट्स का काम होता है इफ के स्कोप को डिफाइन करना, तो आप एक लाइन तक बिना कर्ली ब्रैकेट्स के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया अब यहाँ पे। अब मैं इसको अगर दोबारा 5 करता हूँ और ऐसे करता हूँ, ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बताएगा किसी को कोई डाउट है तो। ओनली वन स्टेटमेंट, हाँ जी, सिर्फ एक स्टेटमेंट तक आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें एल्स लगाते हैं, ये तो लगा दिया। इफ अभी एक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते और इसको ऊपर कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, शुरू से लिखता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ इंट मेन मैंने यूज किया और एंटर मारा, फिर मैंने एक टैब दिया, मैं हर बार और ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ ना, बिकॉज हमें अच्छे से लिखना होता है, हमें अपने पैटर्न को भी देखना होता है। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे, यहाँ लिखूंगा ऐसे, और फिर मुझे इंट मेन को बंद करना है तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम साथ साथ प्रेजेंटेशन का भी अच्छे से ध्यान देते हैं, बिकॉज आपको जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाओगे, 100 पेज का 150 पेज का प्रोग्राम आप कभी लिखोगे तो आपको उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, तो रिपोर्ट एक प्रेजेंटेबल मैनर में भी आपको पेश करनी होगी। तो उसके लिए हम ऐसे प्रेजेंटेशन रखेंगे, हम अपनी फॉर्मेटिंग, अपने रूल्स, सॉरी रूलर्स को, अपने मार्जिन को बहुत अच्छे से ध्यान रख के लिखेंगे, ठीक है। तो वापस प्रोग्राम में आते हैं, okay, 50 ले लेते हैं इसको, ये आ गया यहाँ पे। अब हम यूज करते हैं साथ में एल्स, एल्स एल्स लगा दिया, एल्स सिर्फ आप ऐसे ही लगाओगे, ठीक है, एल्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है। एल्स बी इज ग्रेटर देन ए, तो उसको अगर हम रन कराते हैं तो क्या वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, फटाफट कमेंट करो, कमेंट क्या करो तो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 50, बी की कितनी है 10। अच्छा, तो फटाफट से कमेंट करेंगे, मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, लीप ईयर क्या होता है, आप सबने लीप ईयर का प्रोग्राम बनाया होगा, फटाफट से कमेंट करो, लीप ईयर के प्रोग्राम में क्या लॉजिक यूज होता है, जल्दी से, फिर हम लीप ईयर का प्रोग्राम बना के स्टेटमेंट खत्म कर लेते हैं। अगर आज लूप भी पढ़ना है तो जल्दी बताओ, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, नहीं, उसका लॉजिक क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, कैसे क्या होता है फंक्शन, उसका जो कोड लिखते हैं उसको चेक कैसे करते हैं कि लीप ईयर है कि नहीं है। आई थिंक मल्टीपल ऑफ 4, जो बोल रहे हैं मल्टीपल ऑफ 4 गलत है, डिवाइड बाय 4 गलत, और कोई बोलना चाहेगा कुछ, मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 गलत, 400 400, ये जिसने लिखा सही लिखा है, इसका नाम, इनका नाम है दिव्यांशु बेस्ट, डिविजन बाय 100, हाँ जी। अच्छा, दिव्यांशु ज्यादा अच्छा लिखा है, हर्ष ने, हर्ष आप अपना माइक खोल के हमें लीप ईयर की कंडीशन बता सकते हो, रजत ने भी सही लिखा है। हर्ष माइक खोल के बताओ लीप ईयर की कंडीशन। हेलो। हाँ विक्रम बताओ, आवाज आ रही है। हाँ सर, उसमें कंडीशनल ऑपरेटर यूज होते हैं जो नंबर 100 और 400 से डिविजिबल होंगे और इवन नंबर से भी डिविजिबल होंगे। 3 कंडीशंस लगती हैं, 2 4 200 एंड 400। ऐसा क्यों करते हैं, 100 और 400 से क्यों करते हैं, 100 और 400 से डिवाइड क्यों करते हैं। सेंचुरी के लिए, लीप सेंचुरी की चेक करने के लिए। अब सबके लिए क्वेश्चन है, लीप क्यों करते हैं। आपने अब पहला क्वेश्चन पूछा लीप ईयर होता क्या है, ठीक है। लीप ईयर वो होता है
सबसे पहली बात, हम लीप ईयर को हर सेंचुरी के बाद, हर सेंचुरी ईयर के बाद डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। यानी जैसे ईयर है 1900, 1900 वाला लीप ईयर है, सिर्फ लीप ईयर इज डिविजिबल बाय 400 एंड 4 देन इट इज अ लीप ईयर। गलत बात है। लीप ईयर अगर 400 400 दोनों सबसे हो तो लीप ईयर है। ये जिसने भी लिखा है गलत लिखा है। राज, रजत, आपने गलत लिखा है। देखो लीप ईयर का मैं आपको समझा देता हूँ। लीप ईयर का फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी ईयर है अगर वो 100 से डिवाइड होता है, अगर कोई भी ईयर 100 से डिवाइड होता है तो उसको 400 से भी होना पड़ेगा फॉर अ लीप ईयर, ठीक है। अगर कोई नंबर, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ साथ, स्क्रीन बड़ी करते हैं। अगर कोई नंबर, एनी नंबर डिविजिबल बाय 100, देन, यानी ऐसा लिखते हैं, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 400, ठीक है। एल्स, यानी अब अगर वो नंबर 100 से डिविजिबल बाय नहीं होता है, अगर 100 से डिवाइड नहीं होता है, तो तब क्या करेंगे, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी ईयर है उसको पहले 100 से डिवाइड करो। अगर वो 100 से डिवाइड होता है तो उसको 400 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इट्स अ लीप ईयर। अदरवाइज अगर 100 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको 4 से डिवाइड करो। अगर 4 से डिवाइड होता है तो इट्स अ लीप ईयर, पूरा नहीं होता है। अब किसी को डाउट लीप ईयर में, तो लीप ईयर का मतलब क्या होता है, हम उसको पहले देखते हैं कोई भी ईयर को, क्या वो सेंचुरी ईयर है कि नहीं है। अगर सेंचुरी ईयर है तो उसे 400 से डिवाइड करेंगे। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो उसे सिंपल 4 से डिवाइड करेंगे। तो जितने भी ईयर जिसके लास्ट में 100 आता है, जैसे 1900, 2000, है ना, 1600, 1700, 1800, 2000, 1500, इन सबको हम चेक करने के लिए इसलिए उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है लीप ईयर का। और अगर आप किससे पूछोगे तो बोलते हैं हम प्रोग्राम की स्पीड बढ़ाने के लिए करते हैं। हमारा कंप्यूटर वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करता है, हमें उसकी स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं लीप ईयर। तो इंट YEAR यूज करते हैं ईयर इनपुट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ क्या कर लेते हैं, C in YEAR if means that year which is divisible by 4 and 400। नहीं, देखो मैंने बताया ना, अगर कोई ईयर 100 से डिवाइड होता है। अब जैसे एग्जांपल है, चलो चेक करते हैं सारे के सारे, ठीक है। 1900 लीप ईयर, 100 को डिवाइड करो। देखो जैसे 1900 लिखा है ना, ईयर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर एक्सेप्ट फॉर ईयर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 100। जैसे मैंने बोला ना, सारे सेंचुरी ईयर को हटा के कोई भी ईयर 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर है। सेंचुरी ईयर्स के लिए हम पहले उसे 100 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 100 से डिविजिबल बाय हो जाता है तो उसे 400 से करते हैं, ना कि 4 से, ठीक है। जैसे एग्जांपल, द ईयर 1700, 1800, 1900 आर नॉट लीप ईयर्स। क्योंकि देखो 1800 है, 1800 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, लेकिन 1800 को 400 से करोगे तो नहीं होगा, है ना। लेकिन 2000 को 400 से करोगे तो हो जाएगा। तो ये गूगल ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया यहाँ पे, है ना। 1700 सेंचुरी ईयर है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं होता है। तो लीप ईयर का मतलब यही होता है, अगर सेंचुरी ईयर है तो उसे 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। अब किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इफ ईयर, अच्छा, डिविजन रिमाइंडर चेक करने का हम कौन सा टूल यूज करते हैं, मॉड। इफ ईयर मॉड 100 इज इक्वल टू 0, है ना। इफ ईयर मॉड 100 इज इक्वल टू 0, तो इतना प्रोग्राम रन करा के देखते हैं पहले। कोई रन, रन, ये फिर हैंग हो गया, कैंसिल, कॉपी एंड रन, ठीक है। नंबर
चलो ये डालते हैं 1000, नॉट वैलिड। ये इसने आउटपुट क्या दिया, कुछ गलत रन हो गया शायद से। ओके 1000 डाला, एंटर, एज ग्रेटर, तो इतना चल रहा है, ठीक है। मॉड 100 चल रहा है, तो उसके बाद आगे कोड लिखते हैं। अगर 100 से हो गया, उसके बाद मैंने क्या बोला, किससे चेक करेंगे, इफ सेम ईयर मॉड 400 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा भी हो जाता है तो देखो, मैंने कहीं पे भी ब्रैकेट्स यूज नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे सिर्फ एक एक लाइन लिखनी है। सी आउट इट इज अ लीप ईयर, ठीक है। सी आउट इट इज अ लीप ईयर, और यहाँ पे क्या डालूंगा, एल्स सी आउट में क्या डालेंगे, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, इतने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस सबको यहाँ से फटाफट काम करने के लिए करते हैं कॉपी। और इस एल्स में अगर वो 100 से डिवाइड नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, उसको डिवीजन होना चाहिए 400 से। इसको रन कराते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, टिकटॉक को हटाओ और स्वदेशी अपनाओ। नरेंद्र मोदी कौन है ये? एक सेकंड, नरेंद्र मोदी की डिटेल्स देखते हैं। नरेंद्र मोदी को डिसमिस कर देते हैं सीधे, यस। ठीक है जी, नरेंद्र मोदी गुड बाय। अब ईयर एंटर करते हैं, जैसे 1900, एंटर, नॉट अ लीप ईयर, जैसे हमें पता ही है। ठीक है, दोबारा रन करते हैं, 2000 इट इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर का प्रोग्राम बहुत सिंपल सा ही है। अब इसको अगर शॉर्ट करना है, ठीक है, ध्यान दो, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, ये नरेंद्र मोदी तो फिर से आ गए। रुको, नरेंद्र मोदी जी, स्टॉप रिकॉर्डिंग, नरेंद्र मोदी जी को ब्लॉक ही कर देते हैं, हैज लेफ्ट। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज किए हैं। अगर मुझे इसको एक लाइन में करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एंड ऑपरेटर्स लगाऊंगा। वो आप लोग घर में देखेंगे एंड ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं। नहीं, नहीं क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है, कोई नहीं, हम हमको माफ कीजिए, ये कर दिया आपको माफ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग घर में देखना इसको, एंड ऑपरेटर्स यानी इस नेस्टेड को कम कैसे करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं स्विच। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, इस नेस्टेड इफ एक्सप्रेशन में किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी से, फिर एक स्विच का एग्जांपल देखेंगे। नो 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 नो, ओके ग्रेट। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं स्विच। जो स्विच क्या होता है, जैसे इफ एल्स क्या होता है ना, देखो इफ में क्या होता है, पहले वो इस इफ के पास जाएगा, फिर क्या करेगा, इस इफ के पास जाएगा, अगर वो सही हो गया, या वरना इसके पास जाएगा। स्विच का ऐसा हिसाब कब नहीं होता है। स्विच का क्या होता है, जहां पे उसको सही मिला वहां पे गया, और हम स्विच के साथ लगाते हैं ब्रेक। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्विच लगाते हैं, स्विच के बाद क्या लगाते हैं, ब्रेक, ताकि क्या हो, हमें पूरे स्विच से ही ब्रेक कर दे। तो हम स्विच भी देख लेते हैं, एक सीन ऐसे रहने देंगे, यानी कोई ईयर तो लेंगे ही लेंगे। अब ईयर नहीं लेते हैं, अब देखते हैं क्या देखें। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, इंट डे, और एक चीज कमेंट कर देता हूँ, ये स्टार्ट किया कमेंट, 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेंसडे, या 4 फॉर यूज ऑफ ब्रेक कीवर्ड इन स्विच। हाँ जी, यूज भी बताऊंगा अभी, थर्सडे। तो हम ये सब इसमें, तो सिंपल क्या है, अगर हम 1 एंटर कराएंगे तो क्या होगा, और कुछ और एंटर कराएंगे यानी 2 एंटर कराएंगे तो मंडे होगा। ठीक है, ब्रेक का यूज क्या होता है, व्हेन
देखो जब हमारा कंपाइलर ब्रेक के पास जाता है तो उसको क्या करता है, स्विच के ब्लॉक से बाहर निकाल देता है। देखो जैसे हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ये करली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस बता रहे हैं कि मेरा मेन का स्कोप इतना है। अगर मैंने यहाँ पे इसके बाद ब्रेक यूज कर लिया, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट मैंने किसी भी करली ब्रैकेट्स या फिर ब्रेसेस के बीच में यूज कर लिया, तो ब्रेक क्या करेगा, इसको अपने करली ब्रैकेट से बाहर ले आएगा। इसको जो करली ब्रैकेट पहले मिलेगा उस करली ब्रैकेट या ब्रेसेस के इसको बाहर ले आएगा। तो जैसे इंट डे किया उसके बाद ब्रेक किया तो उसके आगे की चीजें चलेंगी नहीं, ठीक है, उसके आगे की चीजें कंपाइल नहीं होंगी या और रन भी नहीं होंगी। तो ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक, कंपाइलर को ब्रेक जहाँ पे दिखेगा वो उसे नियरेस्ट ब्रेसेस के बाहर ले आएगा या फिर स्कोप के बाहर ले आएगा, एग्जिट कर देगा वहां से। तो जहाँ पे भी कोई भी कंडीशन ट्रू होगी ब्रेक होगा, उसके बाद बाहर ले आएगा, सिंपल सा काम, ठीक है। तो ब्रेक हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इंट डे कर दिया, यानी आप कौन सा डे एंटर कराओगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। तो चलिए स्विच लगाते हैं यहाँ पे, उसके बाद WITCH स्विच लगाया, स्विच लगाया तो उसका कलर चेंज हो गया, कोई भी लिटल होता है उसका हर कलर। सर व्हेन वेयर वी यूज कमेंट एंड वेयर वी यूज, अच्छा ब्रेक यूज टू ब्रेक लूप और स्विच स्टेटमेंट। शिवम ने बोला है ब्रेक इज यूज टू ब्रेक लूप और स्विच स्टेटमेंट। हाँ जी एकदम सही बोला है, आप लूप से भी बाहर आ सकते हो, मतलब लूप के आप किसी भी इफ के भी बाहर आ सकते हो, ठीक है, कहीं भी उसको दिखेगा जो कर्ली ब्रैकेट्स दिखेंगे आप उसके बाहर आ जाओगे। हाँ इनने पूछा है कि हम ये वाला या फिर ये कब यूज करेंगे। सॉरी ये देखो, ये सिर्फ एक लाइन को कमेंट करता है, ये डबल वाला सिर्फ एक लाइन को कमेंट करता है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे सी आउट, सी आउट, चलो एक एक करके लिखते हैं, सी आउट मंडे, सारे सी आउट लिख लेते हैं एक साथ, सी आउट, तो कॉपी कर लेते हैं, सारे सी आउट लिख दिए, कितने हम हमारे पास हैं, कॉपी पेस्ट, सी आउट मंडे, सी आउट ट्यूसडे, सी आउट वेंसडे, सी आउट थर्सडे। तो ये सब हमने पहले लिख दिया। अब हम कंपेयर कैसे कराएंगे, ठीक है, हमने चीजें लिख तो दी, अब हम उसे एक एक करके कंपेयर कैसे कराएंगे। तो स्विच में हम क्या यूज करते हैं, केस यूज करते हैं। तो पहला केस अगर आएगा केस, और अगर हमने इनपुट किया है 1, उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉलन। केस को कंपेयर कराने के लिए कॉलन, वेरिएबल नेम चेंज कर दो आप, ओके ठीक है, हाँ सही बात है, वेरिएबल नंबर यहाँ पे डे हो जाएगा, सॉरी, गुड, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, डे कर दिया। अगर मेरे केस 1 मिलेगा, स्विच डे, और डे की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा मंडे, कॉपी, यहाँ पे केस दूसरा डाल दिया, यहाँ पे केस दूसरा डाल दिया, और यहाँ पे लास्ट केस दूसरा डाल दिया। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 4, यहाँ कर लेंगे 3, यहाँ कर लेंगे 2। अब एक चीज बताओ, वो केस 1 को देखेगा, उसके बाद केस 2 भी देखेगा, केस 3 भी देखेगा, केस 4 भी देखेगा। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हर केस के बाद क्या लगाएंगे, ब्रेक, हर केस के बाद लगाएंगे ब्रेक, ताकि वो सबके पास ना जाए, जहाँ सॉरी उसको मिलेगा उसके बाद वो एग्जिट कर दे, ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये, कोई कठिन नहीं है। और लास्ट केस के बाद भी ब्रेक, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया एक। अगर आप चाहते हो कि अगर आपने 5 एंटर कर दिया, 6 एंटर कर दिया, 1000 एंटर कर दिया, कुछ भी एंटर कर दिया, तो उसके लिए आप कोई डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हो। वहाँ भी डिफॉल्ट ही लेते हैं, कितने चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या बंद करेंगे, सबसे पहले हम बंद करेंगे, सर इनपुट 1 देते हैं तो नेक्स्ट केस में कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना, इनपुट 1 देंगे
तो क्या करेगा, 1 वाले को कंपेयर करेगा, फिर ब्रेक करके उसके बाहर ले आएगा। अगर ब्रेक नहीं देते तो वो सबको एक एक करके चेक करता, हमारा स्पीड कम हो जाती है हमारी। हमारा स्विच यूज करने का मोटिव यही है, अगर हम स्विच में ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो हम इफ एल्स यूज कर लेंगे, है ना। हम अगर स्विच में ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो उससे अच्छा हम इफ एल्स यूज कर लेंगे। स्विच यूज करने का मोटिव यही है कि जहां पे उसको रिजल्ट मिलेगा उसके बाद उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो हमने सारे ब्रैकेट लगा लिए हैं, तो इसको रन करा के देखते हैं फटाफट से। प्रोग्राम रनिंग, हमसे उसने मांगा 2 डाला, 2 डालते ही कुछ और चीजें भी लिए हैं क्या, 3, कुछ गड़बड़ है। सीन 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 स्टॉप करते हैं जरा। इंट डेट, वो चेक कर लेते हैं सारा का सारा। इंट डे, ठीक है, स्टार्टिंग में ले लिया, और सी इन डे कर दिया, स्विच डे। सर माय डिवाइस बैटरी कट ऑफ द सेशन आफ्टर सम टाइम। ओके, ब्रेक यहाँ पे यूज कर लिया है, केस 4 में भी ब्रेक यूज कर लिया है, ठीक है। कुछ गड़बड़ है कहीं पे। ठीक है, मे भी वो लैग किया होगा उसने। तो 2 डालते ही ट्यूसडे आ गया, 2 डालते ही आ गया ट्यूसडे। अगर मैं दोबारा रन कराता हूँ, इसमें डालता हूँ 1, देखिए 1 डालते मंडे आ गया। चलो कुछ और डालते हैं, जैसे 7 डाल दिया तो क्या आउटपुट आएगा, अपना आप वो एग्जिट हो गया, बिकॉज हमने 7 के लिए कोई उसको दिया ही नहीं था। तो ये था स्विच। स्विच में किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से। उसके बाद स्विच में डिफॉल्ट का एग्जांपल दूंगा आपको। नो, ठीक है, तो जैसे हमने 7 डाला तो कोई चीज उसके बाद नहीं आई, तो इसके लिए भी देखते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे डिफॉल्ट। यानी अगर कुछ उसको मैच नहीं करता है तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू के साथ डिफॉल्ट डाला, और हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं सी आउट के साथ कुछ इसमें चीजें एंट्री कर देते हैं। नो, ओके, सी आउट डाल दिया, रॉन्ग डे एंटर। चलो उसको रन करते हैं। मैंने डाला 7, क्या आउटपुट आया, रॉन्ग डे एंटर। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा मैंने डिफॉल्ट के बाद ब्रेक यूज नहीं किया, तो चलो एक बार यहाँ पे ब्रेक भी यूज कर लेते हैं। इसको रन कराता हूँ। ओके, कुछ ओके, ब्रेक के बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया तो उसने टोकन एरर दे दिया, ठीक है। ये रन हुआ, यहाँ डाला 7, तो देखो चाहे सौरभ सर एक, ओके ठीक है सर, ओके ठीक है। देखो लास्ट में अगर आप ब्रेक यूज नहीं करते हो या करते हो तो दोनों का मतलब एक ही है। एक चीज बताओ, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, सारी कंडीशन चेक हुई, अगर आप लास्ट में आके ब्रेक नहीं भी लगाते हो तो वो अपने आप आपको उस स्कोप से बाहर ले जाएगा। तो आप चाहे लास्ट में ब्रेक यूज कर लो, चाहे आप लास्ट में ब्रेक यूज नहीं करो, दोनों का मतलब एक ही है। अब किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताओ, उसके बाद फॉर लूप देखते हैं एक एग्जांपल। अशोक सर 10 मिनट और लगेंगे, उसके बाद मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। फटाफट से सारे के सारे बताओ, कोई डाउट है किसी को, फिर फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। नो सर, ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप क्या होता है, लूप का मतलब ये होता है, आप कितने टाइप्स के लूप हमारे पास हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है, हमारे पास डू वाइल लूप भी है, ठीक है। तो फॉर लूप में कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसका सिंटेक्स मैं आपको लिख के दिखाता हूँ पहले। फॉर, फॉर के बाद आता है आपका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 3। हमारे पास ये स्टेटमेंट्स होते हैं सारे। और उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप एक लाइन लिखना चाहते हो तो आपको
ब्रेसेस नहीं लगाने हैं या कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं। अगर आप मल्टी लाइन लिखना चाहते हो तो आपको लगाने पड़ेंगे। अच्छा, फॉर लूप में एक चीज और होती है, अगर आप फॉर लूप को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हो, बस आइटरेट करके छोड़ना चाहते हो, उसके आगे की चीजें आप एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हो, आप उसके बाद क्या लगा दो, सेमीकोलन। ये फॉर लूप बस अपने आप में चलेगा, इसके नीचे आप जितनी भी लाइन लिखोगे वो नहीं एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो इसलिए इसके आगे कभी भी सेमीकोलन मत लगाना। एंट्री कंट्रोल लूप, हाँ जी ठीक है। कुछ होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, कुछ होते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। निखिल पुनीठा, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, माइक ऑन करके बता सकते हैं फटाफट से, फिर मैं बताता हूँ। निखिल आप अपना माइक खोल के बता दो सबको, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या डिफरेंस होता है और होता क्या है। फास्टर, जी निखिल बोलिए। निखिल बस बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। ठीक है, हर्ष ने बता दिया। निखिल आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। देखा, एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, वो एंट्री के टाइम पे कंडीशन चेक करता है, जैसे वाइल लूप होता है, वाइल चेक करता है उसके बाद कंडीशन चलाएगा। डू वाइल क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी आप एक बार एटलीस्ट वन टाइम आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका कंडीशन चेक की जाएगी और फिर रन की जाएगी। तो एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में डिफरेंस यही होता है, एंट्री कंट्रोल लूप अगर कंडीशन मैच नहीं करती है तो एक भी बार रन नहीं होगा। एग्जिट कंट्रोल लूप एटलीस्ट वन टाइम आपका एग्जीक्यूट होना ही होना होता है, चाहे कंडीशन मैच करे या नहीं करे। ठीक है, तो आप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए दोनों में। एग्जिट कंट्रोल लूप आपका एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होना ही होना है, तो आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे आपको एक बार एटलीस्ट कोड को या अपनी कंडीशन को रन कराना है, तो आप डू वाइल यूज करेंगे, वाइल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 होता है, ये क्या करता है, execute before the execution of the code block। ठीक है, statement 1 is executed one time before the execution of the code block। statement 2 जो होता है वो क्या करता है, defines the condition of executing, कि आपका लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा। और statement 3 होता है, ये हर बार एग्जीक्यूट होता है एवरी टाइम, जैसे स्टेटमेंट 1 सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, स्टेटमेंट 1 इनिशियली सिर्फ एक बार आपका एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 2 आपका क्या होता है, लिमिटेशन बताता है, यानी कब तक आपका कोड चलेगा। और स्टेटमेंट 3 हर बार, जितनी बार कोड चलेगा उतनी बार चलेगा, एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड। वो कैसे चलेगा उसको अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो इसके अंदर लिखते हैं फॉर i इज इक्वल टू 0, यानी हमने बोल दिया कि i की इनिशियल वैल्यू कितनी है, कंडीशन विल चेक फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट। अच्छा ठीक है, पुराना कमेंट है। तो i की स्टार्टिंग वैल्यू हमने फिक्स कर दी 0, यानी अब ये i इज इक्वल टू 0 सिर्फ एक ही बार चलेगा फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन के बाद। एक बार i इज इक्वल टू 0 चल गया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेमीकोलन i इज लेस देन 5, और हमने उसको बता भी दिया कि कब तक चलना चाहिए, जब तक i की वैल्यू 5 नहीं हो जाती है। और स्टेटमेंट 3 क्या होगा, i प्लस प्लस, ये उतनी बार चलेगा जितनी बार हमारा लूप चलेगा, यानी 5 बार लूप चलेगा तो i प्लस प्लस कब तक होगा, 5 बार होगा। तो i प्लस प्लस कर दिया है हमने, एंटर सी आउट, और सी आउट में क्या कर दिया, चलो i अगर हमने कर दिया, अगर हम मुझे i की वैल्यू ही प्रिंट करानी है तो ऐसा करते हैं। अच्छा, ये i डिफाइंड नहीं हुआ है, तो i डिफाइंड नहीं हुआ है तो चाहे आप यहाँ पे कॉमा i कर दो, आपकी मर्जी है, या फिर यहाँ पे क्या यूज कर लो, इंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो आप अंदर इंट यूज कर लो या बाहर i यूज कर लो। तो इसको अगर मैं रन कराता हूँ तो ये रन हुआ, कहीं पे एरर आई है, सी आउट के बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो उसको कॉपी भी कर लेते हैं बिकॉज कभी कभी लैग भी करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम इज रनिंग। अच्छा, हमने डे चलो 20 डाल देते हैं। ठीक है, तो देखो 20 को हम हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए और उसको दोबारा रन कराते हैं। तो क्या आउटपुट आया, 0 1 2 3 4, लेकिन ये क्या आया, सेम लाइन पे आया, क्यों, बिकॉज सी आउट स्टेटमेंट में एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता है। यानी जैसे आपने प्रिंट ऐप देखा, प्रिंट ऐप के पास एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है कि नहीं होता है,
सी आउट के पास एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता, यानी अगर आप सी आउट करते जा रहे हो तो सी आउट एक ही लाइन में उसको प्रिंट करते जाएगा। अगर आपको दूसरी लाइन में डालना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बैक ये और लगाया, यहाँ पे क्या डालोगे, बैकस्लैश n। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है बैकस्लैश n और एक होता है एंड l, यानी एंड लाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे आप ही क्या है, बैकस्लैश n एंड l इन सी, एंड l का मतलब होता है एंड लाइन। बोथ एंड l एंड बैकस्लैश n सर्व द सेम पर्पस इन C++। ठीक है, तो या तो आप कहाँ गया, बैकस्लैश n यूज कर लो या तो आप एंड l यूज करो, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बैकस्लैश n आप इन कोड्स के बीच यूज करते हो और एंड l आप सिंपल ऐसे यूज कर लेते हो। ठीक है, तो हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं बैकस्लैश n को, उसको रन कराते हैं, 0 1 2 3 4 हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया। तो आज सबका काम है, घर जाएंगे यानी इस सेशन के बाद जाएंगे और जब कल वापस आएंगे तो सबके सब प्राइम नंबर का एग्जांपल बना के आएंगे। अगर फॉर लूप समझ में आए तो आप उसमें क्या क्या यूज होगा, आपका फॉर लूप यूज होगा, आपका ब्रेक यूज होगा और आपका इफ यूज होगा। आप तीनों चीज यूज करके आएंगे कल एक प्रोग्राम बना के आएंगे, नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाना घर, अगर समझ में आया है और समझना है किसी को तो अच्छे से, तो आपको प्रोग्राम बना के आएंगे। तो आज का सेशन इतना ही है, अभी कोई जाएगा नहीं। अशोक सर अगर आप हो तो आप बोल सकते हो। जी आप हो।